नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छा ही होंगे। आज का फिर से 50 प्रश्नों का ये जीएस का सेट आप देखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यह जो तैयारी चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी। सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर एसएससी के लिए भी तैयारी शुरू की जा रही है। और जीएस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बिहार दरोगा में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, सभी में जीएस के प्रश्न आएंगे ही। स्तर लगभग यही रहेगा, लगभग क्या यही रहेगा। क्वेश्चंस एकदम स्टैंडर्ड हैं, आपके लिए है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण है। अगर तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण अगर पूछे तो आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। प्रकाश को छितराना, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही आप देखेंगे ऑप्शन, तो अपवर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो पहले का सही जवाब सी हो जाएगा। नंबर दूसरा देखेंगे, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। अगर इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, डिस्कशन कर लें, तो इस चीज़ को आप पहले समझें कि प्रथम भाषाई राज्य क्यों बनाया गया था। 1953 ईस्वी जब भारत आज़ाद हुआ था तो जैसे राज्य था उसी तरह से इसे रखा गया था। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, अगर आप इसकी चर्चा करें, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना की बात करें तो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, इसके पीछे भी एक उदाहरण हम पेश करते हैं। आंध्र प्रदेश के रामालू नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि आमरण अनशन किए थे, जिसमें से उनकी जान चली जाती है सिर्फ इसलिए कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग करने के लिए उन्होंने ये आमरण अनशन किया था। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आनन फानम में भारतीय जो सरकार है, उस समय 1953 की बात हो रही है, उस समय जो भारतीय सरकार है आनन फानन में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर लिया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और उस समय कह सकते हैं कि आनन फानन में सबसे पहले राज्य की स्थापना कर दी गई आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हो गई तेलुगु भाषा के आधार पर। तो इस तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। तेलुगु भाषा के आधार पर इसे अलग कर दिया गया था। और हमने अभी क्या रीज़न बताया था, आनन फानम में ये किया गया था। रामालू जो आमरण अनशन किए थे लगभग 60 दिनों तक, और उनकी मृत्यु हो जाती है तो आनन फानन में आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। लेकिन उसी समय प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी होती है 1953 ईस्वी में, क्योंकि मांगे उठने लगी थी। जब एक राज्य बना तो और भी राज्य की मांगे उठने लगी थी। तो पुनर्गठन आयोग जब 1953 ईस्वी में जब बनाया गया तो यह अपना रिपोर्ट इसके जो अध्यक्ष भी इसको आप याद रख लें। अध्यक्ष की अगर बात कर लें तो अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। तो आप इसे भी याद रखें, फजल अली थे अध्यक्ष। इनकी अध्यक्षता में ये पुनर्गठन आयोग जो था ये गठन किया गया था। अब इसका रिपोर्ट आया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में इसने रिपोर्ट सौंपा था और इस रिपोर्ट के आधार पे कानून तय किया गया, पारित किया गया संसद में। तो 1956 ईस्वी में ये कानून पारित हुआ। 1956 ईस्वी में संसद से पारित हुआ। कहाँ से पारित हुआ? संसद से पारित हुआ। तो जब संसद से पारित हुआ तो उसी समय राज्यों का गठन स्टार्ट हो गया। और राज्यों का जब गठन शुरू हुआ तो कितने राज्य बने थे? सर्वप्रथम की अगर हम बात कर लें तो 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। केंद्र शासित प्रदेश, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। 1956 की हम बात कर रहे हैं। 1956 ईस्वी में
जब यह संसद से पारित हो गया था कानून, ये जो सिफारिश किया था फजल अली, तो फजल अली के सिफारिश के आधार पर कानून संसद से पारित हुआ 1956 ईस्वी में। और उस समय 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, भाषा के आधार पर बनाए गए थे, कुछ क्षेत्रीय के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन भाषा के आधार पर भी अलग किए गए थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ने हैं प्रथम भाषाई राज्य, या फिर कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला या गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी, ये भी आपको याद रखने हैं। अध्यक्ष के रूप में फजल अली थे और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 ईस्वी में सौंपा था। और 1956 ईस्वी में संसद से पारित हुआ था, और 1956 ईस्वी में जब संसद से पारित हुआ था तो 1956 ईस्वी में ही 14 राज्यों की स्थापना की गई थी और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की। और फिर उसके बाद समय समय पर संविधान संशोधन होते गए और राज्यों का बंटवारा होता गया भाषा के आधार पर ही सही, लेकिन बढ़ते गया। अब आगे देखेंगे अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है, ये बताना है आपको। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखिए फर्स्ट में ही इसका सही जवाब हो गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी कृति है और इन्हें इसी पर 1997 ईस्वी में, यही बुक पर 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। बुकर प्राइज मिला था इन्हें, बुकर पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखने हैं। 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से सम्मानित ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए आगे देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझना होगा दोस्त, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक सीट लेनी है, एक नौकरी लेनी है, तैयारी तो यही है, और तैयारी इसीलिए की जाती है। और तैयारी इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो दिमाग आपका 100% काम करे, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, एकदम इजीली चीज़ों को लें, क्वेश्चन को इजीली लें। और यह तभी संभव है जब आप इस तरह के डिस्कशन का वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। कभी ये ना लगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, 4 ऑप्शंस में से आप कन्फ्यूजन में ना रह जाएं। वैसी स्थिति को समाप्त करने के लिए ही इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। तो दोस्त अगर आप चाहते हैं कि हम तैयारी करें, वो भी वैसी तैयारी जो कि अगर हम जाएं तो परीक्षा को क्रैक ही करें, भले आगे चल के मेरिट ना बने वो अलग मैटर है, लेकिन परीक्षा को क्रैक करना पहली प्राथमिकता होगी। और प्राथमिकता के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि आप किस तरह की पढ़ाई करते हैं। और यह अभी क्षण जो है, इस समय का क्षण जो है आपके लिए बेहद उपयुक्त है। तो दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC के नाम से जानते हैं, CFC के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है देख लेते हैं। माइक्रो ओवन, सौर हीटर, धुलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। CFC का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, AC में किया जाता है, ठीक है। प्रशीतक के रूप में इसमें फ्रीऑन, एक और याद कर लें, प्रशीतक के रूप में कौन चीज़ का प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक गैस है। और ये भी ओजोन के लिए, या कह सकते हैं कि ये जो ताप बढ़ाने का काम होता है, ये भी एक कारक होता है ताप बढ़ाने में। प्रशीतक फ्रीऑन जो होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी बहुत खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोनों खतरनाक हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह से भी तैयारी करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां निम्नलिखित किसकी स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा की गई है? स्वराज पार्टी इनके द्वारा नहीं की गई है स्थापित। समाज समता पार्टी ये भी नहीं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ ये भी नहीं, स्वतंत्र श्रमिक दल इनके द्वारा स्थापित की गई ये पार्टी है। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी इनके द्वारा, 1936 ईस्वी में, ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक दल, कभी कभी इसे बोला जाता है स्वतंत्र लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी। तो ये भी आप समझ लें, क्योंकि आप लेबर पार्टी समझ के
अब कन्फ्यूजन में ना आ जाए, इसलिए स्वतंत्र श्रमिक दल को स्वतंत्र लेबर पार्टी भी बोला जाता है। उसके बाद अगला देखें, 6 निम्न में किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। अगर आप सबको याद रखेंगे तभी ये संभव है कि आप इसे बना पाएंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन आपका बदल दिया जाए, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वही 4 ऑप्शंस परीक्षा में भी आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से आ जाए। तो एक एक करके सबको याद रखेंगे तो याद रहेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है ये रोम में है, रोम इटली, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है, और इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात कर लें तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, और इसका भी मुख्यालय जो है वो जेनेवा ही है। अब देख लेंगे विश्व व्यापार संगठन, आप जानते होंगे 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। अब आप पकड़ लेंगे इस चीज़ को, सिर्फ रट्टा अगर मारना हो तो आपका आंसर हम अगर खाद्य एवं कृषि संगठन बता देते तो आप समझ जाते कि ओ इस तरह से ये सही है, बाकी ये तीनों का जेनेवा होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस में अगर खाद्य एवं कृषि संगठन के जगह कोई और जिनका जेनेवा हो वो रख दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको जानकारी में इन चीज़ों को रखने होंगे। चलिए अगला देखेंगे, 7वां नंबर, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है। देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, अग्रणी साहित्यकार पूछा जा रहा है, ये मुंशी प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें साहित्यकार, ये आधुनिक साहित्यकार, आधुनिक साहित्य, ठीक है, आधुनिक साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। ये भी अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो इसे बना देना है, ठीक है, आधुनिक साहित्य का, या फिर हिंदी थिएटर का पितामह, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस अगर इस तरह से पूछे तो ये भी आपको बना देने हैं, ठीक है। आधुनिक साहित्य का पितामह या फिर हिंदी थिएटर का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, 8वां, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। देखिए क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये तीसरा कारण है, ठीक है, तीसरा नियम है। जब आगे की ओर कूदते हैं तो वो पीछे की ओर हटती है, तो क्रिया हुआ, उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, तो ये गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे याद रखने हैं। पहले नियम से क्या मिलता है बताइए, बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, इसको भी आपको याद रखने हैं। और गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो एक एक चीज़ों को आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं। ये भी क्वेश्चंस एराइज होते हैं, ढेर बार पूछे गए हैं। 9वां देखिए, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कितना होता है। केबिन जो हम लोग रहते हैं वायुयान में, अंदर में जो रहते हैं, और बाहर का जो वायुमंडल होता है, दोनों में अंतर होता है, दबाव में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, बाहर से कम होता है। वो जो दबाव होता है बाहर से क्या होता है, कम होना चाहिए या कम होता है। आगे देखेंगे, 10, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। सेंटीग्रेड पर ये पूछा जा रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है क्वथनांक, तो ये सेंटीग्रेड पर पूछेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। ये क्वथनांक की चर्चा हुई। चलिए 11, निम्न में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। चारों का प्रतीक आप समझ लें। देखिए तांबा मतलब कॉपर Cu, कार्बन मतलब C, क्लोरीन मतलब Cl, कैल्शियम मतलब Ca। अब आप बताइए कि किसमें एक अक्षर है। तो Cu 2 अक्षर है, एक अक्षर देखिए इसका है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Ca है, तो 2 अक्षर सब में है, लेकिन कार्बन में एक अक्षर है। क्वेश्चन इस तरह से भी आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, इसलिए याद रखें और ये मत सोचें कि पूछा क्या है। तो क्वेश्चंस को अगर समझ लेंगे तो इजी लगेगा, नहीं समझेंगे तो बहुत हार्ड। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को जरूर याद रखें। कुछ दिवसों को आप याद रख लें जो महत्वपूर्ण है। तो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है
यह मनाया जाता है 15 मई को। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो कि पहला है भारत का, और यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह पुणे में स्थापित किया गया है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। आगे 15 नंबर सवाल, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरोनेसी के लिए फिक्शन 2023 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पिरोनेसी के लिए फिक्शन 2023 का महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हार्पर ली, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति राय, सुजैना क्लार्क है। ये सुजैना क्लार्क है जिसे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान कहने का मतलब है कि जो प्रदूषण की जो मात्रा है, गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की जो मात्रा है, उसे शून्य करना है। और यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान? तो आप देखें, नीति आयोग के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है 2021 से यह अभियान शुरू किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखेंगे, 17 वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, भारत में पहली बार। तो राजगीर, नालंदा, सारनाथ, कुशीनगर, तो यह पहला बार नालंदा में किया जा रहा है जो कि बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। नालंदा सभी लोग जानते हैं कि बिहार में है। नालंदा किस लिए प्रसिद्ध है ये भी आपको याद होगा, ठीक है। नालंदा खंडहर तो है ही, किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी कह सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला है, किस मंत्रालय की पहल है? तो ये तो आसान है, आप समझ सकते हैं, पर्यटन मंत्रालय का यह पहल है। ये देखो अपना देश, यह एक श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित की गई है। 19 देखें, फरवरी 2023 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, एक पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका नहीं होगा, लेखक होगा, ठीक है। तो ये जो बाइडेन जो कि भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका जो पुत्र है हंटर बाइडेन, उन्हीं के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स, इसलिए इसे याद रखना है। 20वां नंबर, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के द्वारा ऐसा किया गया है कि देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहने का मतलब है, आप देखते होंगे कि जो शहरों में आप देखते होंगे, शहरों में ढेर सारे जानवर जो होते हैं वो खुले में छोड़े हुए होते हैं और भटकते रहते हैं सड़कों पर। तो उनके लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की योजना की गई है। तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है, इसको बताना है। तो 23 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि अमेरिका का है, इसे प्रथम स्थान मिला है। हालांकि यह 11वां बार है, 11वां बार लगातार ये 11वां बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है, पहले स्थान पे रहा है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि अमेरिका का है, 11वां बार लगातार ये प्राइज जीता है। दूसरे नंबर पर रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम आता है। अब आगे देखेंगे 22 नंबर, 22 कहता है फरवरी 2022 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? ध्यान से देखें, भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में यह आयोजित किया गया था, ठीक है, याद यहाँ भी देख लें, फरवरी 2023 में हुआ था, 14वां था यह अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। अब 23 देखें, 23 कहता है किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो रूस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, जापान, इजराइल, इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। दोस्त यहाँ देखें कि ये जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं सभी करंट से संबंधित हैं और इस तरह के प्रश्न करंट से प्रश्न पूछेंगे और इसके लिए भी आपको तैयार रहने हैं। इसलिए ढेर सारे क्वेश्चंस का जमावड़ा यहाँ पे करंट का लिया गया है।
समसामयिकी से क्वेश्चंस को उठाया गया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीएस में यहाँ थोड़ा सा करंट को भी उठाया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल। 24 कहता है किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? गर्म और नम, गर्म भी होना चाहिए और नम भी होना चाहिए, पानी भी सर्वाधिक मात्रा में इसे चाहिए। चलिए 25, एक गैंडे का सींग, ध्यान से देखें, और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? मानव बाल हो या नाखून हो या फिर गैंडे का सींग हो, तो उसमें कौन सा प्रोटीन कॉमन है? बताइए कौन सा प्रोटीन कॉमन है? तो अगर इस चीज़ को समझेंगे तो कैरोटीन है, जो कि ये नाखून में भी पाया जाता है, बाल में भी पाया जाता है, सींग में भी पाया जाता है। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि सींग, गैंडा का सींग पूछ दिया, बाल पूछ दिया, तो ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैरोटीन आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से शुरू किया गया है? तो 1961 ईस्वी से शुरू किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाता है, भारत में शुरू किया गया है, भारत कह सकते हैं, ये विश्व का नहीं है, भारत का है। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। साहित्य आपका सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। आगे देखेंगे 27 नंबर, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म दिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है, ये आप ध्यान दें। तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, ध्यान देना है। इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और यह किनका जन्मदिन है? तो यह एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। और इन्हीं के जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हें सम्मान के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखेंगे, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं, देखिए संश्लेषित करते हैं तो कहलाते हैं स्वपोषी, इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, स्वपोषी ये कहलाएंगे जो खुद पोषण कर रहे हैं, खुद संश्लेषित कर रहे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप ये ध्रुपद हो जाएगा। ध्रुपद सबसे जो है, ये 4 ऑप्शंस में से ध्रुपद जो है सबसे पुराना है, प्राचीन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे बीसीसीआई कहते हैं, जो कि भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं उसको कंट्रोल करता है बीसीसीआई। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो बहुत पुराना ये है, 1928 ईस्वी दिसंबर में इसकी स्थापना की गई है। चलिए अभी इसके अध्यक्ष कौन है बताइए, कमेंट में बताइएगा। चलिए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, नाम नहीं है अधूरे उपन्यास, बल्कि उपन्यास जो लिख रहे थे 1936 ईस्वी में, लिखते हुए इनकी मृत्यु होती है, लिखते हुए इनकी मृत्यु होती है 1936 ईस्वी में, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, याद रखना। लिखते हुए 1936 ईस्वी में इस उपन्यास को लिखते हुए, अभी उपन्यास पूरा नहीं होता है, और लिखते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है 1936 ईस्वी में। अब उस उपन्यास का नाम बताना है, तो इसका सही जवाब मंगलसूत्र हो जाएगा। मंगलसूत्र एक उपन्यास का नाम है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा जा रहा था, और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है लिखते हुए, इसलिए यह अधूरा रह जाता है। तो मंगलसूत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 32, अपचायक वह पदार्थ है, देखिए बहुत आसान है। अपचायक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे उसे उपचायक। आगे, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्यादा नहीं बताना है, इसमें 2 होता है। चलिए निम्न में कौन सी राशि अदिश है बताइए? वेग, विस्थापन, आवेग, आवेश, कौन सी राशि जो है वो सदिश राशि है? सदिश और अदिश के बारे में आपको जानकारी हासिल कर लेनी होगी, क्योंकि सदिश और अदिश के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कौन सा सदिश है? समूह रहेगा, इसमें से एक डिफरेंट रहेगा, अदिश के समूह रहेंगे, एक डिफरेंट रहेगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेग जो है वो सदिश राशि के उदाहरण है, विस्थापन ये भी सदिश राशि के उदाहरण है, आवेग ये भी सदिश राशि के उदाहरण है, आवेश ये भी सदिश राशि के उदाहरण है, जिसमें वेग और परिमाण दोनों हो, ठीक है, जिसमें वेग और परिमाण दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो या दोनों में से कोई एक हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। लेकिन इसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, चारों ऑप्शंस क्या हैं? सही है। चलिए 35 नंबर देखेंगे। 35 क्या कहता है? यदि दो आवेशों के बीच दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो लगने वाला जो बल होगा
वो कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। चलिए 35 हो गया। 36 देखेंगे। 36 कहता है फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। इसे देख लें, रट्टा चाहे तो रट्टा मारने, रट्टा क्या मारेंगे आपको हम बता दिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज़। अब इसे कब्जा संधि के नाम से कहते हैं। फीमर जो होता है जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ठीक है। टिबिया फिबुला जो होता है इसको कौन सी संधि जोड़ता है, इसे कब्जा संधि जोड़ता है, जिसे हम लोग ठेंगुना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ठेठ भाषा में ठेंगुना कहते हैं। चलिए 37 में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। इंडो इस्लामिक मूल का पूछ रहा है तो ये बीना है जो कि इंडो इस्लामिक नहीं है। बाकी सितार, रवाब, तबला ये सभी क्या है, इंडो इस्लामिक मूल का है। चलिए निम्नलिखित में किसका मूल संविधान में समावेश नहीं। मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता तो नागरिकता। सभी के सभी ये नागरिकता, नीति निर्देशकता तो मौलिक अधिकार सभी का मूल संविधान में वर्णित है, समावेश है। लेकिन मूल कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, ठीक है, जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पे, ये सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे। ये एक समिति है, समिति कह सकते हैं, समिति थी जिसकी सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 की संख्या में, 11 की संख्या में मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 की संख्या में मूल कर्तव्य हैं, रूस से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मूल कर्तव्य, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे देखेंगे। 39 बिजली के संरक्षक तार जिसे हम लोग फ्यूज वायर क्विक बोलते हैं, फ्यूज वायर की विशेषताएं क्या होती है, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। इसका क्या होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, इसकी विशेषता होनी चाहिए। चलिए ट्रेकोमा किस अंग का रोग है, ट्रेकिया, फेफड़ा, जिह्वा या फिर आंखें। आंख की ये बीमारी है ट्रेकोमा बीमारी, ठीक है। आगे देखेंगे वायरल जनित बीमारी है। 41 निम्न में कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन है, एक है ट्रिटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है प्रोटियम। टिटेनियम कुछ नहीं है, तो इसका सही जवाब टिटेनियम हो जाएगा, समस्थानिक नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखें, भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक संभावना खंभात की खाड़ी हो जाएगा इसका सही जवाब। खंभात की खाड़ी में सर्वाधिक संभावना है ऊर्जा उत्पादन की, वो भी ज्वारीय। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम सुना होगा तुम लोग, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे, हरित क्रांति के जनक थे ये, हरित क्रांति के ये जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। 1970 ईस्वी में इन्हें नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार जो कि विश्व का सबसे सम्मानित पुरस्कार है, बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 1970 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हीं के याद में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। 44 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य गठन का प्रावधान है। ध्यान देना है, पंचायती राज गठन का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, 11वीं अनुसूची भी याद होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था और उसके आधार पे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। और 11वीं अनुसूची कहता है पंचायती राज से संबंधित, और ये कहता है पंचायती राज गठन से संबंधित। और ये कहाँ वर्णित है, 243 में वर्णित है। भाग की अगर बात कर लें तो भाग 9 में ये वर्णित है। हालांकि
भाग 4 की बात कर ले तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक, ठीक है, तत्व है। इसमें भी अनुच्छेद अगर बात कर लें तो 40 में गठन की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 40 में भी गठन की चर्चा की गई है। तो अगर ऑप्शंस में अनुच्छेद 40 भी रहे तो भी आपको ऑप्शंस लगाने हैं, और अनुच्छेद 243 सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है, क ख ग घ करके इस तरह से अनुच्छेद 243 में सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। 45 में देखें, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो मूंगफली के छिलके, ये सही हो जाएगा। गन्ने की खाई, ये भी, चावल का छिलका, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा जिससे बायोमास तैयार किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे 46, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। ध्यान से देखें, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, तो ये कोकून हो जाएगा। कोकून से ही रेशम, इसे रेशम प्राप्त किया जाता है। 47 देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर है, इसे आपको नोट कर लेने हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। आगे, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो अधिकतम संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या लोकसभा की अगर आप बात कर लें तो लोकसभा की 500 और राज्यसभा की 250 सीटें। लेकिन अभी जो फिलहाल जो चुनाव किए जाते हैं कितने पे किए जाते हैं, 500 48 दे लें। 48 का सही जवाब आप यहाँ पे देखें तो डी हो जाएगा, 545 और 250 इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि 545 550 होगा, 552 होगा यहाँ पे, और 250 ये तो सही है। तो इसमें से आप देखते होंगे 12 जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, इसमें 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, बाकी के निर्वाचन किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। 49 में किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है, ये प्रछन्न जो रोजगार की अवस्था है ये सामान्य है, ठीक है, भारतीय कृषि में सामान्य, ये प्रछन्न हो जाएगा। आगे देखेंगे, आज का अंतिम सवाल, सूर्योदय के समय सूर्य का जो रंग लाल दिखता है वह बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परिकिरणन के कारण ऐसा संभव होता है, परिकिरणन के कारण परिकिरणित होता है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो क्लास यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, कहाँ सुधार की जा सकती है ये भी हमें बताएं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं या किस टॉपिक से प्रश्न लेने हैं ये भी आप हमको बताएं, ताकि और सुधार किया जा सके और आपके लिए लाया जा सके। तो दोस्तों, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अंत तक और आपने वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब कर ले ज़रूर, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।